डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं मेघालय का रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक छोटे से गांव में मैं रहता हूँ और अपने पिता और चाचा जी के साथ काम करता हूँ। हमारे यहाँ पर फलों के बागीचे हैं। अलग अलग तरह के फल हम यहाँ पर उगाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, लेकिन हमारा घर इस गांव से थोड़ा बाहर पड़ता है। आसपास खेत ही खेत हैं, बागीचे ही बागीचे हैं और वो सब हमारे हैं। बीच में बना हुआ है हमारा ये घर और यहाँ मेरे पिता, मेरे चाचा जी एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे ये परिवार बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर रहते हैं। घर है ही इतना ज़्यादा बड़ा। बचपन से मैंने इस घर में खेलते कूदते नई नई चीज़ें सीखी। अपने पिता से, अपने चाचा से खेती का काम सीखा। अब मेरी उम्र 20 साल है। मैं अब भी अपने चाचा जी और पिताजी के साथ काम करता हूँ, लेकिन बचपन में मैं काम कम किया करता था, फल तोड़कर ज़्यादा खाया करता था। मैंने कई बच्चों की कहानियाँ सुनी हैं जब वो बागीचों में जाकर फल तोड़कर खाते थे और लोग उन्हें पकड़ लिया करते थे। जो भी उन बागीचों के मालिक होते उन्हें पकड़ लेते। लेकिन जब बागीचे ही अपने हों, खेत ही अपने हों तो कितना मज़ा आता है। कई बार रात को मैं घर पहुंचता ही नहीं, उन बागीचों में बैठा रहता हूँ। उन आम के पेड़ों में, उन और कई फलों के पेड़ों के नीचे बैठकर जो नींद आती है वो बहुत अच्छी होती है। बस ये कमीने मच्छर जो परेशान कर देते हैं और कहते हैं भाग जा यहाँ से, कान में आकर वो पी पी की आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बस उसी कारण घर वापस आना पड़ता है, वरना अपने बागीचों में सोना कौन नहीं चाहता। इस तरह मैं बचपन से ये सब सीखता आया, ये काम करता आया। मैं अपनी ज़िंदगी से आज भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैंने कभी अपने दादाजी को नहीं देखा। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी कई कहानियाँ सुनाते हैं। हर बार उनकी कहानी कोई नई सी मोड़ में पहुँच जाती है। ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। और कभी कभी मुझे लगता है मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी झूठी कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे बना बना कर। दोनों की कहानियों के किरदार मिल नहीं रहे होते, नाम मिल नहीं रहे होते और कहानियों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुछ नया डाल दिया गया हो। मैं कई बार अपने दादाजी के इन बागीचों को खरीदने के बारे में पूछता हूँ तो हर बार नई कहानी सुना देते हैं। कभी तो किसी सुनार से इसे खरीदा था, तो कभी शहर के किसी बिजनेसमैन से खरीदा था। आज भी मैं अपने दादाजी के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन झूठी कहानियाँ सुन सुनकर पक गया हूँ। शायद मेरे दादाजी की मौत किसी दुर्घटना में हुई होगी और मुझे वो नई नई कहानियाँ इसलिए सुनाते थे ताकि मेरा प्यार दादाजी के लिए बना रहे। मैंने अपने दादाजी को सिर्फ तस्वीरों में देखा है। असल में मैं उनसे कभी मिल ही नहीं पाया। मेरे जन्म से पहले ही उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत से 1 साल पहले ही मेरी दादी जी की मौत हो गई थी। शायद मैं वो बदकिस्मत बच्चों में हूँ जिनके दादा दादी उनसे मिल नहीं पाते। फिर भी मेरे चाचा जी ने, मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार से पाला। मेरी चाची भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरे चाचा और मेरे पिता शहर से मुझे मेरे पसंद की चीज़ें ला कर देते हैं। शायद इसीलिए हर बार मैं चाचा जी और पिताजी को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला मानता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि हमारा यह घर कैसा है। बहुत ज़्यादा बड़ा घर, 3 मंजिला घर जिसे दादाजी ने बनवाया था। कई हिस्से लकड़ी के बने हुए हैं, कई जगह कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, कई जगह बड़ी बड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कुल 9 कमरे हैं और इन बड़े बड़े कमरों में हम रहते हैं। कई कमरों में सिर्फ सामान रखा गया है और मेरे पिताजी और चाचा जी कहते हैं जैसे जैसे और बच्चे घर में होते जाएंगे सब मिलजुल कर रहेंगे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। चाचा जी की एक बेटी है, लेकिन वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और उसे शहर रहना ज़्यादा पसंद होता है। उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है और वो अब हॉस्टल में पढ़ती है
और इस घर में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला सा पड़ गया हूँ। इस घर की एक बेसमेंट भी है, लेकिन बचपन से ही किसी को भी उस बेसमेंट में जाने नहीं दिया जाता। जब मैं 12 साल का था, मेरे पिता बाहर गए हुए थे, मेरे चाचा बाहर गए हुए थे। उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा शरारती था। मेरी माँ, मेरी चाची, वो बागीचे में कुछ फल तोड़ने के लिए गई थी। मेरी बहन भी घर में नहीं थी और मैं अकेला शरारतें कर 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 उब गया था। मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए। वैसे भी मुझे कोई डांटा तो करता नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना बेसमेंट में जाकर देखूं, क्यों मना किया जा रहा है। शायद वहाँ कुछ ऐसा छिपाया गया होगा जो मेरे काम का हो। इसीलिए मैंने वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोला था। उस ताले को तो खींच कर खोला जा सकता था। मैंने सीख लिया था आखिर ऐसे पुराने ताले को कैसे बिना चाबी के खोलना है। मैं उस ताले को खोलकर, उस दरवाजे को खोलकर सीधा सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगा। जब नीचे जाकर मैंने लाइट जलाई थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मकड़ी के जाले लगे हुए थे। पुराना पुराना सामान पड़ा हुआ था। बड़े बड़े बक्सों में वो सामान पड़ा था। बड़ी बड़ी लकड़ी की अलमारियां पड़ी हुई थी। ये सारा सामान देखने में पुराने ज़माने का लग रहा था। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ, दादा दादी का सामान तो यहाँ पर रखा है। इसी के साथ मैं बस अपने काम की कोई चीज़ ढूंढना चाहता था जिससे पूरा दिन मैं बिता पाता। लेकिन वहाँ मकड़े के जाले हटाते हटाते मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। कपड़े मेरे गंदे होते जा रहे थे, क्योंकि मकड़ी के जाले के ऊपर लगी हुई वो मिट्टी मेरे कपड़ों को छूती और वो सफ़ेद रंग के कपड़े गंदे हो रहे थे। बार बार उसे मैं झाड़ता, फिर भी निशान थोड़े ना जाने वाले थे। इस तरह उन बड़े बड़े मकड़ों के जालों को हटाता हुआ मैं पीछे उन अलमारियों के पास पहुंचा। तभी मेरी नज़र पड़ी, जब ऊपर से हम बेसमेंट में आते हैं ना, ऊपर एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो फर्श पर लगा हुआ है। उसे खींचना पड़ता है। ये नए ज़माने का घर नहीं है, पुराने ज़माने की तरह ज़मीन पर यह दरवाज़ा लगाया गया था और सीढ़ियों के सहारे हमें बेसमेंट में जाना पड़ता था। कभी भी इस दरवाजे को खोलने दिया नहीं जाता था। इसके ऊपर सोफ़ा रखा जाता था। अब मैं नीचे आ गया था और अलमारी के पास मैंने देखा नीचे एक और दरवाज़ा, यानी कि बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट है। इसके बारे में तो कभी बताया नहीं गया था। वैसे भी पिताजी हमेशा कहा करते हैं, हमारे घर में जितने भी दरवाजे हैं हर एक इस्तेमाल के लिए हैं। बेवजह फालतू दरवाज़ा कभी नहीं लगाया जाता, इससे अपशगुन होता है। हर दरवाजे का एक महत्व होता है। दरवाजे हमें रास्ता दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं। दरवाजे को पार करने का मतलब होता है नई जगह पर पहुंच जाना। हमारा घर जो भी देखता है इसे बहुत अजीब कहता है, क्योंकि यहाँ दरवाजे सबसे ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया ना, 9 कमरे हैं यहाँ पर, लेकिन दरवाजे उससे बहुत ज़्यादा। एक कमरे के 2-2 दरवाजे, इधर जाने का रास्ता भी, उधर जाने का रास्ता भी, बाहर बालकनी में जाने का रास्ता भी, और छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी दरवाज़ा। दरवाजे ही दरवाजे। सबसे ज़्यादा दरवाज़ों वाला घर कहा जाता है इस गांव में हमारे घर को। लेकिन इस तरह एक अलमारी के नीचे दरवाज़ा, ये किस जगह जाने के लिए हो सकता है? बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट होनी चाहिए। बेवजह यहाँ पर दरवाज़ा बनाया नहीं गया होगा। जब मैंने उस दरवाजे पर हाथ रखा था तो बिल्कुल अलमारी के पीछे कुंडी बनी हुई थी उस दरवाजे की। वहाँ लगा हुआ था ताला। ये इस बात का सबूत था कि बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आखिर हमारे घर में एक और कमरा मौजूद है और मुझे इसके बारे में बताया तक नहीं गया। और वैसे भी मुझे बेसमेंट में कभी आने नहीं दिया जाता था, हमेशा रोक दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था। आखिर यहाँ पर क्या रखा हुआ है ना माँ को बताया गया ना चाची को बताया गया। ये राज सिर्फ चाचा जी और पिताजी को ही पता है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। मैं उस अलमारी को हटाने की कोशिश कर रहा था कि नीचे जाकर तो देखूं, वहाँ ज़रूर कोई काम की चीज़ रखी होगी। लेकिन उस अलमारी में बहुत भारी भारी चीज़ें रखी हुई थी। मैंने अलमारी को किसी तरह से खोला और अलमारी के अंदर ईंटें रखी हुई थी, भारी भारी ईंटें। और इस चीज़ ने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया। आखिर अलमारी के अंदर ईंटें कौन रखता है? ये तो साफ तौर पर इस दरवाजे को बंद करने के लिए ही किया गया होगा, ताकि वजन इस दरवाजे पर पड़े। लेकिन इससे दरवाज़ा भी तो टूट सकता है। ज़रूर मोटा दरवाज़ा होगा ये।
मैंने उस अलमारी को बंद कर दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा ईंटें मैं बाहर थोड़ी ना निकाल सकता था। मैं कोई मजदूर हूँ जो इतनी मजदूरी करूँ, और इसे करने में भी लगभग आधा दिन लग जाएगा। मैं उसके बाद पीछे वाले उस ट्रंक को हिलाना चाहता था जो इस अलमारी की एक तरफ लगा हुआ था, दूसरी तरफ तो बड़ी सी पेटी थी। मैंने ट्रंक को खोला, उसमें ईंटें, पेटी में ईंटें। यहाँ ईंटें ही ईंटें थी जो इसलिए रखी गई थी ताकि दरवाजे को खोला ना जा सके। और मैं बहुत ज्यादा चिढ़ गया था उस दिन। मैं बेसमेंट से बाहर आ गया। मैंने ताला भी नहीं लगाया बेसमेंट में। उसके बाद मैं इंतजार करने लगा, माँ कब आती है, चाची कब आती हैं। जब चाची जी आई मैं सीधा गुस्सा करने लगा। मेरे गुस्से से सब डरते थे। मैं रोने लगता था, चीज़ें तोड़ने लगता था। फिर मेरी जिद मान ली जाती थी। मैं फिर से जिद करने लगा। क्यों नहीं बताया गया यहाँ बेसमेंट में क्या क्या सामान रखा है? ईंटें रखी हैं और बेसमेंट के नीचे बेसमेंट, ये मुझे बताया क्यों नहीं गया? इस बात से चाची जी खुद हैरान थी, मेरी माँ हैरान थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बेसमेंट के नीचे बेसमेंट, तुम्हें किसने कहा? मैंने कहा मैं खुद देख कर आया हूँ। ये सुनकर उनके तोते उड़ गए थे। दोनों भागती हुई आईं। उन्होंने देखा बेसमेंट का दरवाज़ा खुला, ताला मैंने खोल लिया था, और उसके बाद वो गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी थी। दोनों का गुस्सा जैसे हद पार कर चुका था। मेरी माँ तो मुझे पीटना चाहती थी, चाची जी ने चुप करवा दिया। इसके बाद वो कहते रहे, घर में एक ही शर्त है, नीचे नहीं जाना है। तुम्हें पता नहीं है बेसमेंट का दरवाज़ा नहीं खोलना है। यहाँ नियम बनाए गए हैं, तुमने नियम तोड़े हैं। अब तुम्हारे पिता देखो क्या करेंगे। जब शाम के वक्त चाचा जी और पिताजी आए, मेरी टांगें कांप रही थी। माँ ने और चाची ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, और फिर भी मुझे ये लग रहा था कि पिताजी ज़्यादा गुस्सा थोड़े ना करेंगे। पिताजी शांत स्वभाव के थे, बस एक बात हमेशा कहा करते थे, नीचे नहीं जाना है, बेसमेंट में नहीं जाना है। चाचा जी भी यही कहा करते थे। अब जैसे ही पिताजी घर आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मेरे लिए वो चॉकलेट लेकर आए थे। माँ ने तभी इशारा कर दिया, देखो क्या किया इसने। जैसे ही पिता ने वो खुला हुआ दरवाज़ा देखा था, चॉकलेट नीचे गिर गई थी और मेरे खींच कर एक चमाट लगाई थी। उसके बाद मेरे चाचा जी इतने गुस्से में थे, वो भी मुझे पीटना चाहते थे, लेकिन अपने हाथों को रोक लिया करते, क्योंकि मेरे पिता मुझको पहले से पीट रहे थे। अच्छी धुनाई हुई थी मेरी। उसके बाद रोते रोते भी मैं पूछता रहा था, कौन सी कीमती चीज़ें रखी हैं वहाँ पर? अगर मैं चला जाता तो क्या हो जाता? तब मेरे पिता ने गले से लगाकर ये कहानी सुनाई थी, देखो वहाँ पर घर के राज रखे हुए हैं, गलती से भी वहाँ मत चले जाना। वहाँ चले गए तो हमें बहुत नुकसान होगा, बागीचे छिन जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। मान लो वहाँ एक सांप है वहाँ पर एक। लेकिन उसके अगले दिन मेरे चाचा जी ने कहानी सुनाई थी, बेसमेंट में मत जाना, वहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं, गटर बनाया था तुम्हारे दादा ने नीचे। इस तरह दोनों मुझे कहानियाँ सुनाते रहे, और उस घटना के बाद मैं कभी बेसमेंट में नहीं गया। लेकिन उसके 3 साल बाद इस घटना के बारे में चाचा जी और पिताजी भूल गए थे। फिर से मैंने पूछा था, नीचे क्या था, मुझे क्यों जाने नहीं दिया था? पिताजी ने फिर से एक अलग कहानी सुनाई, मेरे चाचा ने फिर से अलग कहानी सुनाई। नीचे कोई सुरंग है, कोई पत्थर लगाए हैं, इसकी नींव बनाई गई है घर की, और नींव अगर वो दरवाजे को खोला तो नींव हिल जाएगी, घर बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। हर बार नई कहानी इस बात को बयां कर रही थी, सारी झूठी बातें, नीचे कुछ और ही है। लेकिन अगर सब बड़े मना कर रहे हैं तो मैंने कभी जिद नहीं की नीचे जाने की। उस दिन के बाद से मैं कभी बेसमेंट में नहीं गया। आज तक मैंने किसी से सवाल भी नहीं पूछा आखिर वहाँ पर क्या है, बस मान बैठा जो भी है वहाँ कुछ ज़रूरी रखा है और जो किसी को देखना नहीं चाहिए। आज तक मैं ये मान कर बैठा हूँ। लेकिन अचानक एक घटना हो गई। मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांगों में चोट लगी थी और मेरे चाचा जी भी वहाँ पर पहुँच गए थे। और हमारी किस्मत देखो, इससे पहले ही एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान पूछे थे। हमारे पास कुछ पैसे थे जो सबने जोड़कर रखे हुए थे, उसे एक ज़मीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि ज़मीन के रेट बढ़ने वाले थे। सारा पैसा लगा दिया था और पिता के इलाज के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं।
हम फलों के पकने का इंतजार थोड़ी ना कर सकते थे। अपने पिता का इलाज करवाने के लिए मैं क्या करता। मेरे चाचा जी वहां जा चुके थे, जान पहचान वालों से पूछ रहे थे आखिर किसी से पैसे मिल सकते हैं या नहीं। ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन हम पर कर्ज चढ़ गया था, और थोड़ा कर्ज चढ़ा हुआ था मेरी बहन की पढ़ाई के लिए। मेरी कज़न हॉस्टल में रहा करती थी और वहाँ पर भी कर्ज लेकर हमने उसकी पढ़ाई करवाने के लिए प्लान बनाया था, और अब उसकी किश्त भी आ गई थी। यानी कि चारों तरफ से हमारे पास पैसों की तंगी थी। फिर मैंने अपने चाचा को कहा, हमारे पास कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी है ना, घर की कुछ चीज़ें बेच लेते हैं। वैसे भी कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, पुरानी है, बेचकर कुछ पैसे बन जाएंगे तो फ़ायदा होगा ना। थरथराती हुई आवाज़ में पूछा था, और मेरे चाचा बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत जगह से जलील होकर आए थे। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है ना, किसी को बेच देते हैं, और बाद में जब पैसे आएंगे उसी से ये खरीदने की कोशिश कर लेंगे ना, वही सामान घर में आ भी जाएगा। और अगर नहीं भी आया चलो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे ना। तुम अपने दोस्तों से बात करो, जान पहचान वालों से बात करो, घर की कोई चीज़ बेची जा सकती है तो। अब गहने तो हमारे पास है नहीं ना, वो तो गिरवी रखे हैं ना, तो ढूंढो तुम, अगर कुछ बेचने वाली चीज़ मिलती है जो काम की ना हो। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तुम कोशिश कर सकते हो तो करो। अब चाचा जी ये कहकर अस्पताल की तरफ चले गए थे। माँ और चाची जी पहले से वहाँ पर थे। कुछ जान पहचान वाले वहाँ हमें खाना दे रहे थे, इसीलिए हमारा काम चल पा रहा था। घर में मैं तो मैगी और सब्जियां खुद ही उबाल कर खा रहा था, लेकिन अब चाचा जी ने काम कहा है वो काम तो करना ही होगा। जिस तरह से वो हड़बड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था वो कुछ भी करने को तैयार थे। हमारी ज़मीन भी बेची जा सकती थी, उस ज़मीन में कुछ कमियां थी, इसलिए वो ज़मीन फंसी थी। घर भी बेचा जा सकता है जो लोन के लिए गिरवी रखा हुआ था। अब दिमाग चकराने लगा था, यहाँ बहुत परेशानी थी, क्या बेचूं। मैं अलग अलग चीज़ें देखने लगा। घर में कई जगह पर पुरानी खटिया पड़ी थी, अब खटिया को कौन खरीदेगा। एक सोफ़ा था, सोफ़ा पीछे से फटा हुआ था। हम काम चला रहे थे, नई चीज़ें कम ही लिया करते थे। घर में बहुत कम सामान मिला मुझे बेचने वाला। इसके बाद मैंने जान पहचान वालों से पूछना शुरू कर दिया, अगर कोई खरीदना चाहता है। हर कोई मना करता रहा, अगर कोई मानता भी बहुत कम पैसे देने को मानता, उससे काम बनने वाला नहीं था। कुछ टेबल, कुछ कुर्सियां बेच डाली और थोड़े पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए थे। ये ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं था। अब मुझे लगा बेसमेंट में जाकर देखता हूँ। पिछले कुछ समय से वो ताला बहुत ज़्यादा जंग खा चुका था और वैसे भी टूटने वाला था। मैं आंखें बंद करके कहने लगा, अगर मेरे पिता और चाचा यहाँ पर होते तो यकीनन ये काम करने की कोशिश करते ना, मेरे पिता को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए। मैं भी वही करने जा रहा हूँ। मुझे माफ़ करिएगा पिताजी, आपकी जान बचाने के लिए मैं हर मुसीबत मोल लेने को तैयार हूँ, भले ही वो श्राप हो या नीचे गटर में क्यों ना जाना पड़े मुझे। उस ताले को तोड़ दिया था मैंने। उसके बाद नीचे वाले उस दरवाजे को खोला। मैं बेसमेंट में पहुंच गया था। अलमारियां वहां पर भरी पड़ी थी, कई सारे ट्रंक। खोल खोल कर देखता रहा, वहां काम की चीज़ें नहीं मिल रही थी। पुरानी पुरानी सी किताबें, अजीब अजीब सी पेंटिंग्स, तस्वीरें, पुराना दादाजी का और दादी जी का सामान, दूसरे विश्व युद्ध की कुछ यादें, अखबारें जिन्हें घुन लग चुका था। इस तरह पीछे वाले ट्रंक खोले तो ईंटें, पत्थर, बजरी। अब इन चीज़ों को बेचा नहीं जा सकता था। वो जो अलमारियां थी वो मोटी मोटी लकड़ी की थी, उन्हें घुन ज़रूर लग चुका था और बेचा भी नहीं जा सकता था। अब मैं क्या करूं? मुझे लगा अलमारी हटाकर नीचे जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई कीमती चीज़ रखी हो जिसे छिपाने के लिए नीचे किसी को जाने नहीं दिया जाता। एक बार देख कर तो आता हूँ। मेरा मन कह रहा था नहीं, दिमाग कह रहा था हाँ, पिता को बचाना है। मैं 10 मिनट तक वहाँ रोता रहा था। रोते रोते मेरे दिमाग ने मेरे मन को कठोर कर दिया था। मैं उसके बाद उस दरवाजे को खोलना चाहता था। मैंने अलमारी को खोला और एक एक करके ईंट बाहर रखने लगा। अब एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था, नीचे जाकर देखूं, कोई कीमती चीज़ ही मिल जाए, कोई पुरानी शापित चीज़ कुछ भी मिल जाए, शाप लग जाए मुझे, मैं अपने पिता को बचाऊंगा। हर ईंट को मैंने बाहर निकाला। लगभग 2 घंटे लग गए मुझे।
उसके बाद उस अलमारी को खिसकाकर साइड में कर दिया। अब पीछे वाला ताला भी गल चुका था, दरवाज़ा आसानी से खोला जा सकता था। उसके बाद उस ताले को मैंने हिलाया, वो टूटा नहीं था। ईंटें मार मार कर उसे 10 मिनट में मैंने तोड़ दिया और उसके बाद उस दरवाजे को खोला। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। नीचे जाने के लिए भी एक सीढ़ी नुमा रास्ता सा बना हुआ था, काफी पतला सा, लेकिन नीचे पूरी तरह से अंधेरा था। तो मुझे लगा नीचे जाने में फायदा नहीं होगा, एक टॉर्च लेकर आता हूँ, फिर सही रहेगा। मैं ऊपर जाकर टॉर्च ढूंढने लगा। 10-15 मिनट लग गए मुझे टॉर्च ढूंढने में, लेकिन आखिरकार वो बड़ी वाली टॉर्च मिल गई जो पूरे के पूरे कमरे में रोशनी कर देती है। उसे लेकर मैं नीचे की तरफ आने लगा। अब उन छोटी छोटी सीढ़ियों से उतर रहा था मैं। ये काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ लग रही थीं और उनके ऊपर जैसे पानी की बूंदें गिरी हुई हों, जैसे नीचे सच में काफ़ी ज़्यादा पानी हो। मैं सोच रहा था नीचे कोई गटर वटर तो है नहीं, इतना ज़्यादा गीला क्यों है। सीढ़ियाँ उतर कर काफ़ी नीचे तक पहुँचा था और जब नीचे पहुँचा वहाँ फर्श नहीं था, मिट्टी ही थी। जैसे मिट्टी वाला ये कमरा और वहाँ सांस लेने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही थी। फिर मैं आगे बढ़ा और आगे से आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी जानवर को वहाँ रखा गया हो, जैसे कोई और चीज़ हो जो ऐसी आवाज़ कर रही हो। ये आवाज़ सुनकर मैं चुप सा हो गया था। मैं देखना चाहता था आखिर वहाँ पर क्या है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा था। ये सुरंग नुमा रास्ता सा बना हुआ था कमरे में, जैसे आगे पहुँचने का रास्ता। और जब मैं अंत में पहुँचा जो मुझे नज़र आया, मेरी आंखें खुली की खुली, मेरी टांगें जम गई थी। वहाँ एक पत्थर था, पत्थर के आसपास लोहे की जंजीरें, और उन जंजीरों में बांधा हुआ था किसी बूढ़े आदमी को। मेरे पहुंचते ही वहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो चुकी थी। मेरा ध्यान उस पर पड़ा था। उस आदमी के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी थी। उसके कपड़े तक गल चुके थे, लेकिन चमकती हुई चमड़ी। वो बूढ़ा ज़रूर था, लेकिन बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं। लेकिन वो पत्थर से चिपक सा गया था। ज़मीन से निकली हुई वो पेड़ों की जड़ों ने उसे लपेट रखा था, लेकिन उन मोटी मोटी लोहे की जंजीरों ने उसे ऐसे जकड़ा था जैसे वो कोई कैदी हो। तब मैं ये देखकर बहुत घबरा सा गया था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास जाने लगा। अब मुझे अपने चाचा जी और अपने पिता पर शक होने लगा था। किसी को किडनैप करके नीचे रखा हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता और चाचा जी कोई क्रिमिनल होंगे। अब मैं चल के उसके करीब जाने लगा। जैसे ही मैं उसके करीब गया, उसने हल्की सी आवाज में कहा, रोशनी, रोशनी, यहाँ रोशनी किसने की है? कौन आया है यहाँ पर? मैं डरता डरता कहने लगा, मैं हूँ संजय। कौन है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सच है या कोई भ्रम हो रहा है? आप तो इन जड़ों में पूरी तरह से लिपट गए हैं ना, आपको बंधक बनाया गया है। तब उस बूढ़े आदमी ने आंखें खोली थी और आंखें खोलने में भी उसे परेशानी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुली और उसके बाद मेरी तरफ देखकर कहने लगा, चेहरा तो तुम्हारा देखा देखा सा लग रहा है। कौन हो तुम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? यहाँ क्यों आए हो? मैं उससे कहने लगा, मैं संजय। मैंने अपने पिता का नाम बताया और वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। और उसके बाद वो कहने लगा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम सुन नहीं पाओगे अगर मैंने बताना शुरू किया। विश्वास नहीं कर पाओगे अगर मैंने बताना शुरू किया। अगर यकीन है तो आओ मेरे पास, थोड़ी ये जड़ें एक तरफ कर दो। मैं उसको देखकर डर रहा था। उसका शरीर बूढ़ा भी था, भयानक भी था, और इस तरह जड़ों में फंसे हुए जैसे वो कोई और ही जीव हो।
इंसान ना हो। मैं घबराकर वहीं पर खड़ा रहा था, लेकिन वो आदमी मेरी हिम्मत बढ़ाने लगा था। डरने की बात नहीं है, तुम पास आ सकते हो। मैंने फिर भी डरते डरते मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मुझे डर लग रहा है, तुम्हें कोई बीमारी ना हो, तुम खतरनाक ना हो, तुम्हें क्यों यहाँ पर बंधक बना कर रखा गया है। फिर वो थोड़ा सा हंसा और कहने लगा, सच जानना चाहोगे? सच बताओ, सच जानना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ, पूरा सच बताना। तो उसने जो जो बताया वो और ज़्यादा अजीब था। मैं तुम्हारा दादा हूँ। क्या बताया गया है तुम्हें? मैं मर चुका हूँ। झूठ बताया गया होगा, किसी ने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारा दादा जिंदा है और मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने। तुम तो मुझे यहाँ बंधक बनाने के बाद पैदा हुए होगे ना। मैं तो कब से यहाँ बंधक हूँ, मुझे याद तक नहीं। मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है, मैं मरा भी नहीं। ये सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा और मैं उससे पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यहाँ बंधक बनाया गया होगा तो तुम मर जाते ना। तुम जिंदा हो, इसका मतलब तुम खाना पीना खाते हो। तुम यहाँ कैदी हो, मुझे कारण बताओ क्यों? तो उसने कहा, बहुत सारे ऐसे सच होते हैं जो बच्चों को बताए नहीं जाते। अब तुम बड़े हो गए हो, यहाँ तक पहुँच आए हो, तो मैं तुम्हारा दादा हूँ और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। बस यहाँ मुझे कैद कर दिया उन्होंने। मेरे बेटों ने मेरे ज़मीन को हड़प लिया, मेरी सारे पैसों को हड़प लिया, मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। मुझे मरने भी नहीं देते। मुझे आज़ाद करो, आओ मेरे पास, तुम्हें एक बार हाथ लगा कर देखना चाहता हूँ। अब उसकी बातों पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका चेहरा, उससे मिट्टी जब उसने साफ की मैं पहचान सकता था। सच में वो मेरे दादाजी का चेहरा था। उसे देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दादाजी तो मारे गए थे ना। उन्होंने कहा था एक दुर्घटना में मेरे दादाजी मारे गए। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, तुम्हें झूठ बताया गया है। क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ? क्या हर बार एक जैसी कहानी सुनाई? क्या उनमें गलतियां नहीं थी? मैं याद करने लगा और सच में उसकी बात में दम था। मुझे हर बार झूठी कहानी बताई गई। दादाजी की हर कहानी मुझे नकली लगा करती थी। और इस बेसमेंट की कहानी, कोई कहता यहाँ गटर है, कोई कहता कीमती सामान, कोई कहता यहाँ शाप है। हर बार नई कहानी। इस चीज़ को छिपाने के लिए शायद ये मेरे दादाजी हैं जिन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया है। मैं पशोपेश में फंस गया था। उसके बाद वहीं खड़ा होकर मैं अपने दादाजी से बात करने लगा। मुझे यकीन होने लगा था कि वो मेरे दादाजी ही हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो किसी बाहर वाले को पता हो ही नहीं सकती। हम कहाँ से पहले पैसे कमाया करते थे, कैसे कैसे जुड़ा करते थे। हमारी पुश्तों की पुरानी पुरानी कहानियाँ जो पिताजी और मेरे चाचा जी सुनाया करते, वो इस इंसान को पता थी, यानी कि ये ही मेरे दादाजी हैं। उसके बाद वो मुझे कहने लगे, आओ मेरे करीब आओ, तुम्हें हाथ लगा कर देखना चाहता हूँ मैं डर तो रहा था, लेकिन मुझे लगा आखिर इस तरह से कैद इंसान नुकसान थोड़े ना कर सकता है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनके करीब गया। जैसे ही उनके पास बैठा, उन्होंने जल्दी से मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद मुझे डर लगने लगा और तभी उन्होंने कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ा ताकि तुम डर कर पीछे ना हो जाओ। फिर उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा, सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरा पोता, मुझे कभी दिखाया तक नहीं गया। मेरा पोता, मुझे यहाँ कैद कर लिया गया, लेकिन ऐसी सज़ा क्यों दी गई? तुम्हारे पैदा होने के बाद भी तुम्हें दिखाया जा सकता था ना, लेकिन नहीं। मुझे खुशी हुई, आखिरकार मेरा खून मेरे करीब आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और रोने लगे। क्या बुरा किया था मैंने, क्या बुरा किया था मैंने?
मुझे किस बात की सज़ा? अब तुम तो बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँच आए? उन्होंने तो तुम्हें दूर रखा होगा, तुम कैसे आ गए? मैंने सब कुछ बता दिया बाहर क्या हुआ है। दुर्घटना हो चुकी है, हमें पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद दादाजी रोने लगे। मेरा बेटा, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ? भले ही उसने मुझे कैदी बनाया है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कहने लगा, आप भी मदद नहीं कर पाएंगे। ज़मीनें गिरवी हैं, गहने गिरवी हैं, हम किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। ज़मीन बिक जाएगी। मुझे लगता है हमारे पीछे वाले जो बागान है ना, उसमें से कुछ बगीचे हमें बेचने पड़ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो कहा था वो हैरानीजनक था, कुछ नया। उन्होंने कहा, अच्छा मैं मदद तो कर सकता हूँ, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ। तुमने जादुई कहानियाँ सुनी है? जादू से कुछ भी लाया जा सकता है। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं पैसे इस दीवार से निकाल कर दे सकता हूँ, अगर मेरे पास वो किताब आ जाए। मैं कहने लगा, किताब? कौन सी किताब? वो किताब जो दरवाजे की तरह लगती है, वो किताब एक बार यहाँ तक पहुँच जाए, मेरे हाथ में दे दो, फिर मैं तुम्हें जो मर्जी चाहो वो दे सकता हूँ। मुझे जादू आता है, जादू, इसीलिए आज तक जिंदा हूँ। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर भी जिंदा हूँ। मैं उस किताब के बारे में नहीं जानता। तब वो मायूस से होकर कहने लगे, अब किताब कहाँ रखी होगी? जादू से इतना तो मैं जान सकता हूँ, वो किताब पास में ही है, इस घर में ही है, शायद वहीं है जहाँ मैं छिपा कर रखता था। मेरी बड़ी सी तस्वीर कहाँ लगी है? मेरी बड़ी सी तस्वीर? मैंने कहा, वो पीछे ड्राइंग रूम में जहाँ सोफे पड़े हैं वहाँ लगाई गई है। अच्छा, पीछे वाले कमरे में, वहाँ बड़ी तस्वीर लगाई गई है, उसके पीछे एक लॉकर होगा, वो आसानी से खुल जाएगा। तुम्हें नंबर बताता हूँ, उन 2 नंबरों को दबाना, उन 2 नंबर की फट्टियों को बाहर खींचना, बाकी फट्टियों को अंदर ही रखना, फिर उस चरखे जैसी चीज़ को घुमा देना। पुराने ज़माने का जादुई ताला है। फिर वो लॉकर खुलेगा, उसके अंदर से जो किताब निकलेगी वो किताब लाकर मुझे दो, फिर जो चाहोगे वो मिलेगा। मैं इतने बड़े घर को बना पाया, इतने बगीचे बना पाया, ये ज़मीनें खरीद पाया, अपनी पुश्तों को बैठे बैठे खाने के लिए बना पाया था, लेकिन मेरे बेटों ने यहाँ तक पहुँचा दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब मेरा पोता बहुत अमीर बनेगा, सबसे अमीर बनेगा, मैं बनाऊंगा तुम्हें अमीर। लाकर दो ज़रा मुझे वो किताब। मैं भागा ऊपर की तरफ, उनकी बातों में दम लग रहा था, और वैसे भी वो जैसी जैसी बातें कर रहे थे, मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी लालच सी आ गई थी। ऐसा लगा था दादाजी बात तो सही कर रहे हैं। मैं जब ऊपर पहुंचा, उस तस्वीर को हटाया, सामने मुझे सच में ऐसा बक्सा सा नजर आया जो दीवार में बना हुआ था। वहाँ उसे खोलने की कोशिश तो की गई होगी, वहाँ कई छैनी हथौड़े के निशान बने हुए थे उसे तोड़ने के लिए, लेकिन इतने बड़े लॉकर को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसी जैसी उन्होंने बताया, वैसी वैसी फट्टियों को बाहर निकाला, चरखे जैसी चीज़ को घुमाया और आवाज़ आई। वो आवाज़ थी सक्शन की, यानी अंदर हवा भर रही थी। धीरे धीरे हवा भरी और वो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलने लगा। वो लॉकर के अंदर जो लोहे का बना हुआ था, अंदर से काफ़ी चीज़ें थी, धुआं सा निकला था और एक किताब। अब क्या बताऊं, वो किताब नहीं, दरवाज़ा लग रही थी। जब मैंने उसे पकड़ा, उसका बाहर वाला कवर बिल्कुल दरवाजे की तरह था। उसे मैंने खोला, अंदर पन्ने बिल्कुल खाली थे, सारे के सारे पन्ने खाली। आखिर इस किताब में क्या राज होंगे? मुझे लगा था इसमें बताया गया होगा कहाँ पैसे रखे हैं, कोई खजाना, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं। फिर मेरी मदद वो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, इस किताब को लेकर जाता हूँ दादाजी के पास, फिर वो बताएंगे। जैसे ही मैं नीचे पहुँचा, दादाजी वो पेड़ों की जड़ों को खींच खींच कर तोड़ रहे थे। वो आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन लोहे की उन बेड़ियों को वो तोड़ नहीं सकते थे। जैसे ही मैं उनके करीब जाने लगा, मैंने देखा वो जड़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी उन्हें लपेटने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ सांप हो जो उन्हें लपेटने के लिए इस तरह जड़ों को बढ़ा रहा हो, उन्हें हमेशा के लिए वहाँ कैदी बनाए रखने के लिए जैसे इस तरह शक्तियों का इस्तेमाल किया गया हो। वो बार बार कहे जा रहे थे,
जल्दी करो, ये जड़ें मुझे लपेटे जा रही हैं। ये पता नहीं तुम्हारे पिता ने और चाचा ने क्या किया है। जल्दी करो, किताब दो, मैं तुम्हारी मदद जल्दी करूँगा। भाग कर गया मैं, उन्हें मैंने वो किताब पकड़ा दी। जैसे ही वो दरवाज़ा नुमा किताब उनके हाथ में लगी, वो जड़ें जलकर राख बन गईं। वो बेड़ियाँ अपने आप पिघल गईं। वो आज़ाद हो चुके थे। उनके शरीर पर कपड़े भी अपने आप आ गए थे। उनका शरीर जवान सा हो गया था, जैसा तस्वीरों में था, बिल्कुल वैसा चेहरा, काफ़ी जवान, इतने सालों बाद भी। तब वो मुस्कुराकर उस पत्थर पर बैठ गए और कहने लगे, वाह, तुम्हारे बाप ने तो यहाँ बंधक बना रखा था, लेकिन तुम सच में मेरा खून हो जो मुझे आज़ाद करवा पाए। वो अब अपनी मौत के लिए लड़ रहा है, लेकिन वादा तुमसे किया है मदद का। मदद तो मैं करूँगा, लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ें भी तो सिखाऊंगा। मेरा पोता मेरे पास आया है, अब अपनी विरासत को तो तुम संभालोगी ना। अब मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। दिखाता हूँ ये दरवाज़ा नुमा किताब क्या करती है। इसके बाद दादाजी ने उस किताब का पहला पन्ना खोला और उस मिट्टी की दीवार पर एक दरवाज़ा उभर आया था। चमकने लगा था वो दरवाज़ा। इसके बाद दादाजी उस तरफ चलने लगे और मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, आओ चलो तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। दादाजी उस दरवाजे के पार थे और मैं वहाँ खड़ा काँप रहा था। जादुई चीज़ों पर यकीन नहीं था मुझे, भूत प्रेत पर यकीन नहीं था मुझे, लेकिन अब जो मैंने देखा था वो सच ही हो सकता है। मैं अब किसी पर भरोसा करूं तो किस पर? दादाजी हैं वो मेरे। मैं चलने लगा था उनके पीछे। दरवाजे के पार उस रोशनी में पहुंचा था। जैसे ही दरवाजे के पार घास पर पैर रखा था मैंने, 2 कदम आगे बढ़ा, पीछे वो दरवाज़ा गायब। मेरे दादाजी मेरी कलाई को पकड़कर कहने लगे थे, आओ चलो तुम्हें दिखाता हूँ कैसा था ये गांव। इसके बाद मेरे दादाजी मुझे मेरा ही गांव दिखा रहे थे। वो घर लेकिन कुछ नए नए से, वहाँ सड़कें भी कुछ नई सी, गलियाँ भी कुछ अलग सी, कुछ घर जैसे गायब हो चुके थे। ये देखकर मैं हैरान था। कुछ लोग जो डर रहे थे मेरे दादाजी को देखकर। मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। आखिर ये अजीब से लोग यहाँ कहाँ से आ गए? कोई भी पहचाना नहीं लग रहा था। मेरे दादाजी ने कहा, तुम समझ भी नहीं पाओगे तुम किस समय में पहुँच गए हो। 50 साल पहले पहुँचा दिया है तुम्हें। ये दरवाज़ों की किताब उन दरवाज़ों को खोलती है जो समय को चलाते हैं। समय की नीचे वाली परत, समय की ऊपर वाली परत। हमारा समय भी किताब के पन्नों की तरह है। उसकी परतें बदलती हैं। हमें लगता है समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन परतें बदली जाती हैं। हमें इस किताब की पिछली परतों में जाना आना चाहिए। आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, समय यात्रा, बस परतों के पिछले हिस्से में तो पहुंचना है। ये भी एक वैसी ही किताब के पन्ने की परत है जो 50 साल पुरानी है। अब यहाँ दिखाता हूँ वो बगीचे मैंने कितने सुंदर बनाए थे। तब दादाजी वो बगीचे दिखाने लगे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर, लेकिन काली काली वो बेलें, वो भयानक काली बेलें उन पेड़ों पर चढ़ी हुई थी। वो जिंदा थी। जैसे ही मैंने पैर रखा, एक बेल ने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे उल्टा लटका दिया। कई आसपास के फूल जिनके दांत निकल आए थे, मुझे चबाने ही वाले थे, एक क्षण में उनकी राख बन गई। तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? मेरा खून मेरी विरासत का हिस्सा, और ये तुम्हारा मालिक है हर समय का। तुम्हें अपने खून का एक हिस्सा इस किताब पर लगाना होगा, वरना तुम भी इनके शिकार बन सकते हो। मेरी सल्तनत है ये, मेरे गुलाम हैं। ये मेरा समय था जब मैं यहाँ हर चीज़ कर सकता था। तब मैंने कैसे बनाए ये बगीचे पता है? ये ज़मीन मेरी थोड़े ना थी, ये लोगों की थी। लेकिन जब मेरे हाथ ये किताब लगी, ये शैतानी शक्ति लगी, तो मुझे चाहिए था आज़ादी का जीवन। मारा मैंने लोगों को। कई बार किसी को मारना पड़ता है आज़ादी के लिए।
मारता गया मैं। ज़मीन मेरी, इतनी बड़ी ज़मीन को मैंने अपने पास रख लिया। पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया था। आसपास का इलाका मेरा था, वो तो धीरे धीरे मैंने खुद लोगों को दिया, बांटा, क्योंकि मुझे भी अकेलापन महसूस होने लगा था। फिर मैं अपना घर बसाना चाहता था। मैंने अपना घर बसाया, तुम्हारा बेटा भी हुआ था। इस तरह धीरे धीरे समय चला था। और हम किस समय में हैं पता है? तुम्हारे पिता काफ़ी छोटे होंगे, दिखाता हूँ, यहीं घूमते फिरते दिखेंगे। मन तो कर रहा है अभी गला दबा दूँ। मैं काफ़ी शांति के साथ रहा करता था। वहाँ बगीचे में कई हड्डियाँ थीं इंसानी। यहाँ इंसानों का शिकार हुआ था। मेरे दादाजी ने यहाँ काली शक्तियों का इस्तेमाल किया और लोगों को मारा। अब मुझे अपने दादाजी से डर लगने लगा था। उन्होंने मेरी कलाई से पकड़ा मुझे, मेरे अंगूठे को एक कांटे से जैसे काटा, खून निकला और उसे एक किताब पर लगा दिया। ये भी तुम्हारा एक मालिक ही मानो। अब तुम भी इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पिता को भी कहा था किताब का इस्तेमाल करो, तुम्हारे चाचा को भी। मेरे बेटे निकम्मे निकले। शक्ति से दूर कौन जाता है, भले ही वो काली शक्ति क्यों ना हो। ये दिमाग पर थोड़ा असर तो करती है, लेकिन हम कुछ और कर नहीं सकते। इसके बाद उन्होंने एक और दरवाज़ा खोला, मुझे 600 साल पीछे ले गए। वहाँ पर सल्तनत बना रखी थी। ऐसे पेड़ों ने जैसे लोगों को मार रखा था। वो अलग अलग समय की परतों में जा सकते थे, वहाँ जिंदगी जी सकते थे और ये आज़ादी उन्हें किताब देती। लेकिन फिर भी उन्होंने घर बसाया था मेरी दादी के साथ। मेरी दादी को जब पता चला तब इन्होंने मेरी दादी को मारा। हर एक कहानी चलते चलते सिखाई थी। 600 साल पीछे पहुँच जाया था। कभी किसी जगह, कभी किसी जगह दरवाजे पेड़ों के अंदर खुलते, कभी दीवारों पर खुलते, कभी ज़मीन पर निकल आते। ये किताब दरवाजे खोलती थी और परतें हिलाते हुए बड़ी आसानी से वो हर समय में चले जाते। ऐसा इंसान बहुत खतरनाक हो सकता है। और वो हंसते जा रहे थे। फिर वो लेकर आए मेरे ही समय में मुझे, लेकिन कुछ दिन पीछे वो एक पेड़ पर दरवाज़ा खोलकर सड़क पर ले आए थे। उसके बाद मुझे कहा, चलो बैठो ज़रा, ट्रक की सैर करवाता हूँ। वहाँ एक आदमी जो मूतने के लिए एक झाड़ियों के पीछे गया था, पेड़ों ने वहीं पर उन्हें जकड़ लिया। ज़मीन से जड़ें निकली और उन जड़ों ने लपेट लिया उस आदमी को और उसका ट्रक हमारे पास। मैंने दादाजी को कहा था उन्हें मारना मत, और दादाजी ने कहा, कमज़ोर हो, कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ उसे, यहीं पर रहेगा जब तक मैं एक ख़ास काम ना कर लूँ। ट्रक चलाया है कभी? मैंने कहा नहीं। आओ दिखाता हूँ ट्रक कितने अच्छे होते हैं। वो ट्रक चलाने लगे थे। फिर वो सड़क पर ट्रक चलाते गए और कहते गए, देखो ट्रक में एक ख़ास बात है। एक गाड़ी में जब सवारी करते हो ना, वो गाड़ी किसी से टकराए तो वो गाड़ी में बैठे इंसान को चोट लगती है। जब वाहन बड़ा हो और छोटे से टकराए तो बड़े वाले को नुकसान नहीं होता, छोटे वाले को नुकसान होता है। वो देखो सामने से गाड़ी आ रही है एक। मैं गाड़ी को पहचान गया था। ये गांव के उस ड्राइवर की गाड़ी थी। इसी गाड़ी में तो पिता बैठे थे और शहर जा रहे थे। और शहर जाते वक्त एक ट्रक से टक्कर होकर मेरे पिता को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी। तभी वो ट्रक लेफ्ट साइड पर था। वो गाड़ी करीब पहुंची और दादाजी ने स्टीयरिंग घुमाया, उस गाड़ी पर सीधा ट्रक दे मारा। ट्रक की स्पीड 40-50 की होगी और पिता की जो गाड़ी थी उसकी स्पीड भी इतनी थी और दोनों में आपसी टक्कर हुई। ट्रक भी बहुत हिला, मुझे भी थोड़ी सी चोट लगी। दादाजी को जैसे उन जड़ों ने लपेट लिया था पेड़ के अंदर ही, जैसे वो कुदरत की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे। उन्हें चोट लगी ही नहीं, मुझे थोड़ी सी खरोंच आई थी। लेकिन उस गाड़ी के अंदर पिताजी, उन्हें तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मैं बाहर जाकर उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन दादाजी ने रोका और ट्रक आगे बढ़ा लिया। आगे बढ़ाते ही वो चलते हुए ट्रक से मेरे साथ उतर गए थे। वो जड़ों ने झटका लगने ही नहीं दिया। जैसे ही ज़मीन पर पैर रखा
एक पेड़ पर दरवाज़ा दिख रहा था और मुझे पकड़ते ही दरवाजे के पार ले आए। मुझे एक और समय में ले गए और मैं जान गया था मेरे पिता को चोट कैसे लगी। ये काम मेरे दादा ने किया था। मेरे दादा इस किताब की काली शक्ति से शैतान बन गए थे जो समय को भी जला सकते थे। उन्होंने इतिहास में जाकर मेरे पिता को मारा। अब वो भविष्य में भी जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरे दादाजी ने मुझे उस किताब के पन्नों को पलटना सिखा दिया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पाया था आखिर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। मेरा खून तो लगा दिया था, मैं भी उन पन्नों को पलटकर अपनी पसंद की 2 जगह पर जा चुका था। अब मुझे लगा कुछ तो मुझे करना होगा। तभी मैंने दादाजी से कहा, मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? मुझे चाहिए। एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो जगह। मेरे साथ चलिए। मेरे दादाजी हैरान थे। सच में? कौन सी जगह? मैंने उनसे कहा, मेरी प्रेमिका। मैं आपको अपनी प्रेमिका से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे पिता तो मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलने ही नहीं देते थे। आपको मिलाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आपकी शक्तियाँ दिखाऊंगा, और नहीं मानी तो अपनी बना लूंगा मैं उसे। आखिर शक्तिशाली इंसान जो चाहता है वो पाता है। मुझे वो लड़की चाहिए दादाजी, मुझे वो लड़की चाहिए, मेरे साथ चलिए। तब उन्होंने वो किताब मेरे हाथ में दी और कहा, मेरा पोता, मेरा पोता। वाह, आखिरकार मेरे बेटे ने एक तो ऐसी चीज़ की जो मेरे काम आई। हम मिलकर राज करेंगे, राज। इसके बाद मैंने उस किताब का पन्ना पलटा और मैं ले गया बहुत समय पीछे, लगभग 30 साल पीछे, और वहाँ पर दादाजी को इसी गांव में लेकर गया था। वो चाहते थे किताब वापस दे दो। मैंने उन्हें किताब नहीं दी और कहा, सरप्राइज़, कुछ सरप्राइज़ दूंगा तभी तो मज़ा आएगा ना। पहले आपको पिताजी से मिलवाता हूँ। हर जगह जाकर मारेंगे उन्हें, हर जगह उनको काटेंगे, मारेंगे, अलग अलग समय में सज़ा देंगे। फिर मैं अपनी प्रेमिका से भी मिलवाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो मेरे ऐसे वहशी इरादों को देखकर खुशी मना रहे थे और मैं उन्हें लेकर गया उस समय में जब दादाजी को कैद किया गया था। वहाँ पर हम सीधा उस घर की तरफ बढ़ने लगे थे। वहाँ पहुँचते ही दादाजी का उस समय का प्रतिरूप, और दादाजी ने कहा, मैं उसके पास नहीं जा सकता, अपने प्रतिरूप के पास नहीं जा सकता। बस एक ही कमज़ोरी है, हम अपने अलग अलग परतों के प्रतिरूप के कुछ दायरे तक नहीं जा सकते। वो शक्ति खींचकर हमें दूर फेंक देती है। दूर से दादाजी ने अपने प्रतिरूप को देखा था, उनके उस समय के प्रतिरूप ने दादाजी को देखा। वो घर से बाहर निकल लिया। दूर से ही दादाजी ने इशारा किया कि मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, तो दादाजी का वो प्रतिरूप दूर चला गया। इसके बाद हम उस घर के अंदर गए। वहाँ पर पिताजी को, चाचा जी को कैद किया गया था। वहाँ पर दादी की लाश, जो 1 साल पहले से घर में रखी गई थी, सड़ रही थी लेकिन दीवार पर लटकाई गई थी। दादाजी कितने ज़्यादा बुरे हो चुके थे मैं बता नहीं सकता। और वहाँ कुर्सी पर बैठकर दादाजी कहने लगे, ऐसा करो अब इन्हें तुम मारो। उस समय कुछ किया था इन्होंने मेरे साथ, जो घटना अब से जुड़ी हो और बदली जाए समय के साथ, उसे हम याद नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता मुझे कैसे कैद किया गया था, लेकिन इन्हें मार दो ताकि ये कैद कर ही ना पाएं। क्या सोच रहे थे, क्या था इनके दिमाग में, सब बदल देंगे। इसके बाद मैं पिताजी के पास गया। उन्हें जड़ों ने पकड़ रखा था और मैं करीब जाकर अपने पिता का गला पकड़कर कहने लगा, आपका बेटा हूँ मैं, भविष्य से आया हूँ। इन्हें रोकने का एक ही रास्ता है, मैं इन्हें कहीं दूर फंसा दूंगा। आप दादाजी के उस प्रतिरूप को यहाँ लेकर आना, आप आवाज़ें लगाना, बस यहाँ ले आना, बाकी काम मेरा। लेकिन तब पिताजी ने भी कहा था, इन्हें मारा नहीं जा सकता, ये अमर है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये अमर है। ये काली शक्ति ने इन्हें अमर कर दिया है। तुम इन्हें फंसाओगे भी कैसे? हज़ारों साल पीछे छोड़ आना, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे समय में तो पहुंच ही जाएंगे।
वो बिताएंगे अपना समय और इस समय आकर बदला लेंगे। उन्हें मारा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकते। और मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, करूं तो क्या करूं। मैं हैरान और परेशान था, लेकिन मैंने सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब मैंने कहा, दादाजी आप यहाँ रुकिए। इन्हें मारने के लिए सिर्फ एक दादाजी की जरूरत नहीं, दोनों दादाजी आने चाहिए। मैं खुद देख लूंगा आखिर आपको पास कैसे लाना है। इस किताब को लेकर जा रहा हूं। मेरा प्रतिरूप तो यहाँ मौजूद नहीं, मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा। भागता हुआ बाहर गया था दादाजी के इस समय के प्रतिरूप के पास। तब उनको किताब दिखाकर कहने लगा, खास काम करने आया हूं, ये देखो किताब, आप ही का प्रतिरूप। तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? शक्ल तो देखी देखी सी लगती है। मैंने उनसे कहा, आपका पोता, आपके साथ काम करने वाला। बहुत मज़ा आ रहा है भविष्य में, और जो जो हम कर रहे हैं उसमें बड़ी खुशी मिलती है। आपको मारा नहीं जा सकता, और मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ जिसे मारा ना जा सके। मुझे आपसे पूछना है, कैसे अमर बनूं? वो तो बता नहीं रहे। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, लेकिन वो इस चीज़ को भूल चुके हैं और वो आपके पास आ नहीं सकते। उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने कहा है पूछ कर आओ कैसे अमर होना है, ताकि मैं भी अमर हो पाऊँ। तब उस समय के दादाजी मुझे बताने लगे, ये काली शक्तियों में अपनी बलि देने के बाद हम इसमें कैद हो जाते हैं। अगर अलग अलग प्रतिरूप की इन दो किताबों को जोड़ दिया जाए ना, तो हम एक समय में बंध जाएंगे। यानी कि गलती से भी एक काम मत करना, मेरे हाथ वाली ये किताब, तुम्हारे हाथ वाली किताब, दोनों ने अगर एक दूसरे को छू लिया तो ये एक किताब बन जाएंगे, और तुम्हारे उस समय के दादाजी और मैं दोनों बन जाएंगे एक समय में। यानी मैं रह जाऊंगा, वो गायब हो जाएंगे। याद रखना, ये काम मत होने देना। इसके बाद मैंने उनसे कहा, आप अपनी किताब दिखाइए, ये नकली है, असली वाली तो वहाँ पड़ी है। आपके बेटे ने वो किताब बदल दी थी, मुझे दादाजी ने बताया है। तब सामने वाला वो प्रतिरूप किताब को देखने लगा। क्या सच में किताब बदल गई है? बिल्कुल बदल गई है। मैंने कहा, दिखाइए मुझे, वो देखिए निशान, ये देखिए असली वाली। उन्होंने आगे की, मैंने दोनों किताबें जोड़ दी। जैसे ही दोनों किताबें जुड़ी वो एक बन गई, और मैं कहने लगा, अरे अरे अरे, गलती हो गई, एक प्रतिरूप बचा बस, मतलब सिर्फ आप बचे हैं, वो गायब हो गए। तो उन्होंने कहा, हाँ वो गायब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से निकलकर मैं भविष्य में पहुँच जाऊँगा, फिर समय तुलना बराबर करके एक अलग प्रतिरूप बना लूँगा, फिर दोनों अलग हो जाएंगे, मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। लेकिन उसके लिए इस किताब का इस्तेमाल करना होगा, दो मुझे वो किताब। मैंने कहा, रुकिए तो सही, मुझे अमर होना है वो बताया नहीं। उन्होंने कहा, बलि देनी होगी, नीचे कमरा बनाया है मैंने एक, लेकिन तुम भविष्य में क्या क्या कर पाए वो तो बताओ, और यहाँ क्या करने आए? मैंने कहा, मैं अपने पिता को मारने आया दादाजी के साथ, चलो मेरे साथ, वहीं चलते हैं। इसके बाद मैं उस प्रतिरूप को लेकर सीधा उस घर में पहुँच गया था। अब जो करना था जल्दी करना था, और मैंने जो तरकीब सोची थी वो सही हो रही थी। मैंने वहीं खड़े खड़े ये प्लान बना लिया था जो मुझे लगा कामयाब होगा। वहाँ अपने पिता और चाचा जी को इस तरह इस रूप में देखने के बाद हम उस बेसमेंट में जाने लगे। सीढ़ियों से उतरकर नीचे गए, और नीचे पहुँचते ही अब ये किताब दादाजी की थी। इस प्रतिरूप वाली किताब इसमें जुड़ी, लेकिन पहला मालिक तो मैं बनाना, भविष्य की किताब थी ये, और मैं इसमें खून लगाकर इसका मालिक तो बन गया था। तो मैंने उस किताब के पन्ने को खोलकर कहा, इन्हें पकड़ो, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। ज़मीन से निकली उन जड़ों ने दादाजी के प्रतिरूप को उस पत्थर पर जकड़ लिया था, और उसके बाद वो बचने के लिए गुहार लगाते रहे। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उस किताब को लेकर ऊपर आया और पिताजी को छुड़ाया। अब मालिक मैं था इस किताब का। इसके बाद बड़ी बड़ी बेड़ियों से दादाजी को बांध दिया गया उस पत्थर के साथ। ये सब मैंने करवाया था। हर जगह से आज़ाद किया उन बड़ी बड़ी बेलों को, बड़ी बड़ी जड़ों को,
वो काली जड़ें ज़मीन में समा गई और मैंने ये खास तौर पर ऑर्डर दिया था, इन्हें तब तक बांधे रखो, तब तक पकड़े रखो जब तक ये किताब से खुद आज़ाद नहीं होते, जब तक कोई आकर इन्हें किताब नहीं देता तब तक। भविष्य के एक गोल चक्रव्यूह में फंसा दिया था मैंने उन्हें। भविष्य का वो जानते नहीं और भविष्य में मैं ही उन्हें ये किताब ला कर दूंगा, जैसा इस कहानी में हुआ। फिर हम इतिहास में जाएंगे, उन्हें मैं फिर से कर दूंगा। एक अमर इंसान को चक्रव्यूह में फंसाकर मैं इतिहास का हिस्सा बनाने वाला था। वहीं बेसमेंट में बंद करके हम सब बाहर आ गए और अपने पिता को खास तौर पर मैंने बताया था, इस नीचे वाले हिस्से में किसी को जाने मत देना, अलमारियां रख देना, ट्रंक रख देना, पेटियां रख देना ईंटों से भरकर, ताकि कोई नीचे ना जा पाए। आप मुझे भी नीचे जाने मत देना। जब समय आएगा तब खुद ब खुद मैं नीचे चला जाऊंगा। जब भविष्य में कुछ होगा जो मैं बता नहीं सकता ताकि बदला ना जाए, तो अपने आप सही समय में ये आज़ाद होंगे और चक्रव्यूह में कैद हो जाएंगे। इस तरह उस किताब को वहीं छोड़कर आखिरी पन्ने को पलटकर मैं उस बड़े से फ्रेम वाली फ़ोटो के पीछे उस लॉकर में रखकर एक आखिरी दरवाजे को खोलकर भविष्य में आ चुका था। और यहाँ आकर मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे एक बड़ा शाप परिवार से मैं दूर कर गया था। इसके बाद अब ज़मीन को बेचना ही आखिरी रास्ता था। लेकिन मुझे लगा ये कौन सी अपनी थी। पहले कभी लगाव हुआ करता था इस ज़मीन से कि दादाजी की पुश्तैनी ज़मीनें बड़ी मेहनत से कमाई उन्होंने। अब सच जानता था और अब मुझे इससे घिन होने लगी थी। उस ज़मीन का सौदा मैंने काफ़ी सस्ते में किया और पिता का इलाज करवाया, और मेरे पिता कभी जान नहीं पाए आखिर वो ट्रक कहाँ से आया था, कौन चला रहा था उसे। मैंने एक ऐसे शक्तिशाली इंसानी जानवर को समय के चक्रव्यूह में फंसा दिया था जो मारा नहीं जा सकता था। समय एक ऐसी चीज़ है जो अमर को भी मरने पर मजबूर कर देती है। मौत समय का खेल है और मैंने उन्हें समय के एक छोटे से हिस्से में बांध दिया, जिससे वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे और इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। अब भी मैं काम करता हूँ इन बगीचों में। अब हम उस बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, मिट्टी भर दी गई है वहाँ पर, और अब हम उस बेसमेंट में जाना भी नहीं चाहते। मेरे पिता भी बहुत खुश, मेरे चाचा भी बहुत खुश। इस कहानी को एक अंत मिल गया था।